हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ली ह्यूमंस वर्सेस मॉडर्न ह्यूमंस। तो ये एक एसएसटी का टॉपिक है एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हम एक्चुअल में क्या कंपेयर करेंगे। सो हंटर गैदरर्स वर्सेस फूड प्रोड्यूसर्स, देन केव रॉक शेल्टर्स वर्सेस हाउसेस, raw food versus cooked food, painting on rocks versus on paper and canvas, nomadic life versus settled life, stone tools versus modern tools, and lastly हम compare करेंगे what early humans ate versus what we eat now. So let's start the video. So जो सबसे पहला टॉपिक है जिसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो है हंटर गैदरर्स वर्सेस फूड प्रोड्यूसर्स। तो हंटर गैदरर्स हैड नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट वेयर द फूड प्रोड्यूसर्स डू कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हंटर गैदरर्स नाम से ही पता चल रहा है वो हंटिंग करते थे एनिमल्स का बेसिकली अपने फूड के लिए, राइट। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गया था कि बेसिकली क्या क्या इजी वे होगा जिससे हम हंट कर सकते हैं और इन्वायरमेंट के बारे में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा था। जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं वो कल्टीवेशन करते हैं, राइट, देन डोमेस्टिकेशन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, एंड देन वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। सो हंटर गैदरर्स ओरिजिनेटेड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, वेयर द फूड प्रोड्यूसर्स ओरिजिनेटेड अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। तो हंटर गैदरर्स आज से 20 लाख साल पहले थे, राइट, एंड जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं वो 10,000 साल पहले ओरिजिनेट हुए थे। एंड अभी ज़्यादातर फूड प्रोड्यूसर्स ही हैं बिकॉज ऑफ कोर्स हंटिंग कौन ही करेगा एनिमल्स की, एंड वो बैन भी है। तो फूड के लिए हम लोग अब हंटिंग नहीं करते हैं, हम हंटर गैदरर्स नहीं हैं, हम लोग सिंपली मार्केट जा सकते हैं एंड वहाँ से हमारी जो भी नीड है, हमें जो भी फूड आइटम चाहिए, जो भी वेजिटेबल या फ्रूट्स चाहिए वो हम वहाँ से परचेज या बाय कर सकते हैं। सो बेसिकली द हंटर गैदरर्स सर्च्ड फॉर फूड एंड द फूड प्रोड्यूसर्स दे डू देयर ओन प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो हंटर गैदरर्स सर्च करते थे इधर से उधर, ठीक है, वो बेसिकली नोमैड्स थे, इधर से उधर घूमते थे फूड के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए, एंड फिर हंटिंग करते थे। बट जो फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो अपना फूड बेसिकली खुद अपने फूड का प्रोडक्शन करते हैं। मूविंग अहेड, इन द पैलियोलिथिक एज people were dependent on the food gathering and collection. Most cultures today rely on food production rather than food collection. तो पुराने ज़माने में यानी कि ओल्ड स्टोन एज में, पास्ट में जो लोग थे वो डिपेंडेंट रहते थे फूड गैदरिंग और कलेक्शन में, कि हमने फूड कलेक्ट किया, जितने भी सोर्सेज थे एडिबल हमने कलेक्ट किए, हमने एनिमल्स का हंट किया एंड देन सारा भी जो खाना था उन्हें कलेक्ट किया, और जब वो खाना ख़त्म होता था यानी कि जब वो सारा खाना फिनिश हो जाता था तब वो ये प्रोसेस वापस रिपीट करते थे, यानी कि बेसिकली फूड का कलेक्शन, जब वो फिनिश हुआ वापस से उसे गैदर और कलेक्ट करना, तो बेसिकली प्रोसेस रिपीट होता था। बट अब यानी कि आज के ज़माने में लोग जो हैं वो फूड प्रोडक्शन पर रिलाई कर रहे हैं, ज़्यादातर उसी पर डिपेंडेंट रह रहे हैं, ठीक है, रैदर देन फूड कलेक्शन। टाइप्स ऑफ मॉडर्न हंटर गैदरर ग्रुप्स आर आका पीपल, एंगू पीपल, बतक पीपल एंड एट्सेट्रा। तो अभी भी काफ़ी सारे तो नहीं लेकिन बहुत कम, कुछ ही हंटर गैदरर्स के ग्रुप बचे हैं जिन्हें हम मॉडर्न हंटर गैदरर्स बोल सकते हैं। तो उनके जो नाम है कुछ इस प्रकार हैं जैसा मैंने आपको बताया, आका पीपल, एंगू पीपल, बतक पीपल और भी ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। सो द 3 टाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्शन सिस्टम आर, तो जो 3 प्रकार के फूड प्रोडक्शन सिस्टम है वो है हॉर्टिकल्चर, पास्टोरलिज्म और इंटेंसिव एग्रीकल्चर। Next topic is cave rock shelters versus houses. So the cave rock shelters are natural chambers. तो आपने कभी कभी देखा होगा कि माउंटेन्स में या फिर काफ़ी सारे जो हम केव्स बोल सकते हैं वहाँ पर होल टाइप
कुछ फॉर्म हो जाता है अपने आप ही नेचुरली या फिर किसी नेचुरल डिज़ास्टर से, तो उसे पास्ट में अर्ली ह्यूमंस शेल्टर की तरह यूज़ करते थे। तो ये नेचुरल चेम्बर्स होते हैं, और जो घर होते हैं यानी कि हाउसेस, वो मैन मेड होते हैं और उन्हें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज़ करके बिल्ड किया जाता है। मैन मेड यानी कि उन्हें ह्यूमन बींग्स नहीं बनाया है। सो केव रॉक शेल्टर्स are formed by rocks and mud, but the houses are built using bricks, cement, steel and etc. तो जो केव रॉक शेल्टर्स होते हैं वो रॉक्स और मड से फॉर्म हुए होते हैं अपने आप ही नेचुरली, बट जो घर होते हैं हाउसेस वो बिल्ड किए जाते हैं ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, ग्लास और भी काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज़ करके। सो केव रॉक शेल्टर्स आर ऑफन formed by weathering of rocks and extend deep underground. So the material used to build a house can affect its strength and durability. तो जो केव रॉक शेल्टर होते हैं ना वो ज़्यादातर रॉक्स की वेदरिंग से फॉर्म होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में, डीप यानी कि गहराई और अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, और जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, दूसरी साइड अगर हम हाउस वाले कॉलम में देखें तो जो भी मटेरियल होता है जो एक घर को बनाने में लगा है वो अफेक्ट कर सकता है उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को। तो अगर किसी घर को बनाने में अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है तो उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी और काफ़ी ज़्यादा वो घर ड्यूरेबल होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय तक चलेगा। बट वहीं अगर मान लो कोई घर है जिसको बनाने में अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज़ नहीं किया गया है तो उस हाउस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होगी और कम ड्यूरेबल होगा, यानी कि ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। सो ये डिफरेंस था बेसिकली। So cave rock shelters are generally huge in size and there are different types of houses area wise. तो जो केव रॉक शेल्टर होते हैं जनरली बड़े होते हैं साइज़ में, और जो घर होते हैं ना वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं एरिया वाइज। ठीक है, तो हाउसेस आपने देखा होगा, कोई छोटा बनवाता है, कोई बड़ा घर लेता है, कोई बड़ा बनवाता है, राइट। तो घर तो काफ़ी सारे साइज़ के हो सकते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन के हो सकते हैं, बट जो नेचुरली फॉर्म्ड केव रॉक शेल्टर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर बड़े साइज़ के होते हैं। ठीक है, सो सम पीपल प्रेफर रॉक हाउसेज ओवर कंक्रीट हाउसेज बिकॉज दे आर मोर ड्यूरेबल and the cost and quality of the house depends on the material and on the budget and choice. तो कुछ लोग ना रॉक हाउसेस को प्रेफर करते हैं ओवर कंक्रीट हाउस, क्योंकि रॉक हाउसेस ना ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। क्योंकि वो ऑफकोर्स ज़्यादा ड्यूरेबल क्यों होंगे, क्योंकि पत्थर से बने हैं। और कंक्रीट हाउसेस ड्यूरेबल होते हैं बट उतने नहीं होते जितने रॉक हाउसेस होते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कि देखी तो नहीं होगी बट आपने कभी ना कभी पढ़ी होगी अपने बुक्स में भी, कि कुछ ऐसे एविडेंसेस पाए जाते हैं ऐसे सिविलाइजेशंस की, जैसे कि काफ़ी सारे एविडेंसेस भी पाए गए हैं अर्ली ह्यूमंस के कि उन्होंने कुछ रॉक से शेल्टर टाइप बनाया था सिविलाइजेशंस में, जैसे कि मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कुछ सिविलाइजेशंस थी जिन्होंने रॉक से सिटाडेल टाइप कुछ बनाया था, जो कि अभी भी एविडेंसेस के रूप में पाए जाते हैं। तो वो आप सोचो कितने साल पहले उन्होंने बनाया था एंड अभी तक वो है एविडेंस के रूप में। सो इस चीज़ से हम पता लगा सकते हैं कि रॉक हाउसेस की कितनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है। तो कुछ लोग इसीलिए रॉक हाउसेस को ज़्यादा बेसिकली प्रेफर करते हैं रादर देन कंक्रीट हाउसेस। सो जो कॉस्ट और क्वालिटी होता है ना किसी भी घर का, वो डिपेंड करता है मटेरियल और बजट और चॉइस के ऊपर। तो अगर मान लो जैसा मैंने बताया कोई घर अच्छे मटेरियल से बना होगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी एंड क्वालिटी भी हाई होगी। वहीं मान लो बजट अगर लो है तो तब कॉस्ट चेंज होगा घर का, क्वालिटी भी चेंज होगी, चॉइस पे भी मैटर करता है। सो जो हमारा थर्ड टॉपिक था कंपैरिजन का वो था रॉ फूड वर्सेस कुक्ड फूड, यानी कि कच्चा खाना वर्सेस पका हुआ खाना। सो रॉ फूड आइटम्स में कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया एंड इट इज़ बेटर टू ईट सर्टेन फूड आइटम्स कुक्ड। तो जो कच्चा खाना होता है रॉ फूड, उसमें हो सकता है कभी कभार कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज मौजूद हों,
हो सकता है, राइट। और कुछ फूड आइटम्स के लिए हमेशा अच्छा होता है कि हम उन्हें पका कर खाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग प्लांट। सो बैंगन हम हमेशा कुक करके खाते हैं एंड कच्चा नहीं खाते, और कच्चा खाना भी नहीं चाहिए। Moving ahead, fruits and vegetables are generally safe to consume raw as long as they have not been contaminated. On the other hand, cooking food effectively kills bacteria that may cause foodborne illness. तो फ्रूट्स और वेजिटेबल यानी कि फल और सब्जियां ज़्यादातर सेफ़ होती हैं अगर हम उन्हें कच्ची कंज्यूम करें, जैसे कि बीटरूट, कैरेट, रेडिश एंड क्यूक्यूम्बर। तो अभी मेरे जो भी दिमाग में आए वेजिटेबल्स मैंने उनका नाम लिया। तो ये जो 4 मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, चुकंदर, गाजर, मूली और खीरा, राइट। तो इनको हम अपने सैलेड में कंज्यूम कर सकते हैं, सैलेड में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अगर हम इन्हें कच्चा कंज्यूम करेंगे ना तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिकली सेफ़ होगा एंड हमें ये जो है काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ अब हम फूड को कुक करेंगे, राइट। सो फूड को कुक करने के बाद वो जितने भी उसमें बैक्टीरिया होंगे वो किल हो जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि जो बॉइलिंग होता है ना वो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए बेस्ट वे होता है। तो वो जैसे ही वाटर हीट के कांटेक्ट में आता है, जितने भी सारे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऑफ कोर्स कुकिंग में तो हीट की बेसिकली नीड होगी। तो जब भी हमारा जो भी आइटम हम कुक कर रहे हैं वो हीट के कांटेक्ट में आएगा तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो अपने आप ही मर जाएंगे। ओके। Now, consuming raw foods preserve nutritional content, aids in hydration and increases fiber intake. On the other hand, cooking food can reduce some nutrients such as vitamin C and some B vitamin. तो अगर हम किसी फूड आइटम को कच्चा कंज्यूम कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिशनल कंटेंट जितना भी होगा उसमें उसे प्रिजर्व करेगा, एड्स इन हाइड्रेशन और फाइबर का इंटेक इंक्रीज़ करेगा। वहीं अगर हम उसे कुक करके कंज्यूम करेंगे तो काफ़ी सारे कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जिसे वो रिड्यूस कर देगा, जैसे कि विटामिन सी और कुछ बी वाइटामिन भी। अब मैंने यहाँ पे कुछ क्यों लिखा है, सम बी वाइटामिन है, क्योंकि विटामिन बी में काफ़ी सारे वाइटामिन आते हैं सच एज विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड एक्सेट्रा, इसीलिए यहाँ पर सम बी वाइटामिन लिखा है। रॉ फूड आइटम्स are hard to digest and cooked food items are easier to chew and digest. तो जो भी कच्चा खाना होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है डाइजेशन के लिए, और जितना भी पका हुआ खाना होता है ऑफ कोर्स वो कुक्ड है तो वो ऑब्वियसली सॉफ्ट होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा च्यू करने में आसान होगा, इजी होगा एंड डाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा बेसिकली अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा एंड काफ़ी स्मूथली डाइजेस्ट होगा। So we are at the end of the video and we have completed the first part. In the next part we will cover the leftover topics. Till then, take care, bye bye and stay updated.